नमस्कार साथियों, मैं हरीश एक बार फिर आप स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आपको पता है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं और मेरे द्वारा इसकी पहले भी 2-3 कक्षाएं दे चुका हूं। इसकी विषय वस्तु पर चर्चा कर चुका हूं कि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, भरोसेमंद सब्जेक्ट है। इस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आप इस पर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। सिर्फ बड़े ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, यानी इसको आपको एक अपने फेवरेट सब्जेक्ट की श्रेणी में रखना चाहिए। कुछ ऐसे, जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको कुछ ऐसे विषय अपने क्षेत्र में बनाने चाहिए। अपने पाले में ऐसे कुछ विषय होने चाहिए जिस पर आप 100%, 90 से 100% के बीच में आपकी पूरी कमांड हो, आपकी उस पर अच्छी पकड़ हो। तो ये भी एक उसी सब्जेक्टों में से आता है। पॉलिटिकल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसकी सभी को नॉलेज भी होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए इसका, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको भाग 1 पढ़ा दिया था। भाग 1 किससे जुड़ा हुआ है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाग 2 पर चर्चा करते हैं। भाग 2 किससे क्या कहता है? अब हमारा भाग 2 है, चलिए भाग 2 क्या कहता है हमारा? भाग 2 नागरिकता का जिक्र करता है, यानी नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। भाग 2 किससे जुड़ा हुआ है? नागरिकता। चलिए अब आर्टिकल 4 हो गए थे हमारे, आर्टिकल 5 पर आते हैं, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान का प्रारंभ कब माना जाता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान प्रारंभ माना जाता है। और इस प्रारंभ के लिए एक आर्टिकल याद कर लीजिए, आर्टिकल 394। ठीक है, संविधान का प्रारंभ के लिए भी एक अनुच्छेद बनाया गया है। वो कौन सा है? आर्टिकल 394। उस पर तिथि लिखी गई है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। एक आर्टिकल और आपको ये याद हो गया। और एक आर्टिकल और मैं आपको बताता हूँ, 393। ये क्या बताता है? ये भारत की संविधान की पुस्तक, जो हमारी पुस्तक है भारत का संविधान, उसका नाम बताता है। क्या है? भारत का संविधान। ठीक है, आपको मैंने 2 आर्टिकल याद करा दिए, 393 और 394। ठीक है, चलिए अब हम अपने मूल वस्तु। आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान का प्रारंभ। संविधान का प्रारंभ, संविधान का प्रारंभ मैंने बता दिया आपको कब से है? 26 जनवरी 1950। और संविधान के लागू होने की तिथि, ठीक है, आप जानते हो, जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया था। लागू होने की 26 जनवरी 1950 से, सॉरी माफ़ कीजिए। ठीक है, भारत नागरिकता। आर्टिकल 5 का संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब संविधान का प्रारंभ हुआ, प्रारंभ की डेट मैंने बताई आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या कहता है? इसके क्लोज पढ़ने हैं। सब क्लोज क्या है? इस संविधान के प्रारंभ प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, ठीक है, जो भारत में रह रहा है। अब क्या है उसका क्या क्लोज क्या कहता है? ठीक है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ठीक, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा होना चाहिए, या फिर यह है ऑप्शनल है, यानी कुछ भी एक होना चाहिए जो नागरिकता के संबंध में भारत के। ठीक है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। जब यानी संविधान के प्रारंभ से 5 साल पहले भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहना चाहिए। ये कहता है हमारा आर्टिकल 5। चलिए अब हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है हमारा, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान से जो भारत आए, पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता हम कैसे देंगे? यानी कुछ व्यक्ति जो जब बंटवारा हुआ, जब कुछ व्यक्ति भारत पाकिस्तान से भारत आए और कुछ पाकिस्तान से
भारत से पाकिस्तान में गए। चलिए तो देखते हैं क्या क्या बात करता है। आर्टिकल 5 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया, जो उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया था और फिर उसके बाद वह भारत के राज्य क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो, भारत के राज्य क्षेत्र में आया, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ पर्टिकुलर डेट दी हुई है, वह आगे चर्चा होगी। ठीक है, फिर इसका क्या क्लोज क्या कहता है, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई भी या उसके पितामह या पितामही, पितामह या पितामही होता है यानी हमारे पिताजी के माँ और पिताजी यानी हमारे दादा और दादी। ठीक है, या मातामह या मातामही, मातामह होते हैं हमारे नाना या नानी। ठीक है, में से कोई मूल रूप से या यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। ठीक है, एक ये कहता है। फिर मैन बात अब आगे लिखी हुई है। ठीक है, जबकि वह ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो। अब इसमें एक डेट लिखी गई है 19 जुलाई 1948 से पहले। ठीक है, वह 19 जुलाई 1948 से पहले प्रव्रजन हुआ। ठीक है, इसमें एक डेट है, ये याद रखनी चाहिए, प्रव्रजन की तारीख दे दी 19 जुलाई 1948 से पहले उसे आ जाना चाहिए था। अब आगे की बात करते हैं, क्या कहता है इसके आगे का क्लोज। ठीक, यदि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को उसके पश्चात किसी प्रव्रजन किया है, उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन के की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसने उस प्रकार से इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, इस डेट दे दी गई है, उस अधिकारी को जो भी उस समय अधिकारी नियुक्त किया गया था वो, ठीक है, उस अधिकारी द्वारा भारत का उसे नागरिक रजिस्टर कर लिया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख, इसमें आवेदन की तारीख दी गई है, ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाए, यानी उसे 6 महीने उस समय जब 6 महीने भारत का निवासी रहना जरूरी था। ठीक, ये भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद की कहानी है। ठीक है, जब हम उस समय भारत यानी नागरिकता कैसे देते थे, अब कैसे देते हैं, अब नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से हम नागरिकता देते हैं, समय समय पर इसमें संशोधन हुए हैं। ठीक, बस ये हो गया हमारा आर्टिकल 6 किससे, यानी पाकिस्तान से जो भारत आए थे, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं, ये उसके लिए कहता है आर्टिकल 6। और आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। देखना 1 मार्च, ध्यान से सुनना क्या करना चाह रहा है। इसने एक पर्टिकुलर डेट दे दी है 1 मार्च 1947। ठीक है, उस समय यानी 1 मार्च 1947 से पहले, एक आज़ादी से पहले की घटना की बात कर रहा है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। और इसने बात कब की कर दी है, 1 मार्च 1947 से पहले की, ये नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो वह आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति वो नागरिक नहीं समझा जाएगा। 1 मार्च, अब देखना आगे कैसे पलटेगा, यू टर्न लेगा। ठीक, ऐसे ही हमारे संविधान में बहुत से प्रावधान के ज़्यादातर ऐसे ही हैं, पहले हमें कोई अधिकार देते हैं, फिर इतनी तेज़ी से हैंड ब्रेक लगेंगे, यू टर्न घूमना पड़ेगा आगे। पहले अधिकार देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, मौलिक अधिकारों में है, बहुत से मौलिक अधिकारों में देखना कैसे है, राष्ट्रपति हमारे
महामहिम के लिए भी बहुत सारे आर्टिकल ऐसे ही हैं, उन्हें अधिकार दिए हैं पर वे अपने सीमित अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल आगे, इसके आगे के क्लोज पढ़ते हैं। हो गया, नागरिक नहीं समझाएगा, परंतु देखो आगे ना, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रयोजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकारी द्वारा उसके अधीन दी गई प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रयोजन किया है। यानी ये फिर लौट आने का है, एक बार पहले ये चला गया है फिर वापस लौट आएगा, तो फिर ये बताएगा, उस अधिकारी को सूचना देगा स्थायी रूप से लौटने के लिए विधि के प्राधिकार द्वारा उसके अधीन कर दी। ठीक है, ये भी नागरिकता ही देता है। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी भारतीय मूल के, समझे, भारतीय उद्भव के यानी भारत के मूल के जो निवासी, भारतीय मूल के, जब अब मैं इस टर्म को समझाता हूँ। जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था तो उस समय दासों को बड़ी मात्रा में यहाँ से वे बाहर लेके जाते थे, विदेशों में लेके जाते थे काम कराने के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, गिरमिटिया मजदूर जिन्हें बोलते हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से देश से बाहर जाते थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वे देश से बाहर चले जाते थे और वहीं पर रहने लग जाते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता था, उनका वहीं पर दिल लग जाता था तो वे आते नहीं थे, ऐसे ही वहीं बस गए, अपने घर बसा लिए उनके। तो इसलिए उनका उद्भव तो भारत, उनके जो माता पिता हैं वे भारत में ही हैं, उनका मूल जो है भारत में ही है, इसलिए वो भारतीय मूल के। ऐसे बहुत से हैं, जैसे तो क्या नाम बताऊं मैं आपको, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं अंतरिक्ष वाले, उसमें देखिए जैसे सुनीता विलियम्स है, राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं ये सब भारतीय मूल के ही हैं। इनके माता पिता, इनके दादा दादी, बहुत से सभी भारतीय में निवास किया होगा, इसलिए इनके नाम के आगे भी लगता है भारतीय मूल के निवासी। ये अनुच्छेद 8 जो है इसी की बात करता है। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 की किसी बात के होते हुए, अनुच्छेद 5 की किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो जिसके माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही, माता या मातामही में से कोई एक, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, मूल रूप से यथा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित में जन्मे थे। जब भारत शासन अधिनियम 1935 उसके अनुसार जो परिभाषा थी उसमें जन्मे थे, जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहे थे, भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो उस समय मामूली तौर पर निवास कर रहे थे उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विहित रूप से रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहे हैं, यानी उस समय जहां वह तत्से निवास कर रहे हैं, भारत के राजनयिक काउंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधियों द्वारा भारत के नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया जाएगा। ठीक है, भारतीय मूल से संबंधित है, उस समय जो रह रहे थे, भारत शासन अधिनियम में जो परिभाषा थी उस समय से इसे परिभाषित किया गया है, नागरिक उन्हें समझा जाएगा। अब चलिए आर्टिकल 9 क्या कहता है हमारा। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता ना बने रहना। ठीक है, ये नागरिकता पर ना बने रहने का, जब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 हमारा इसे ही कहता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के अधीन
पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के भारत का अधीन नागरिक नहीं समझा जाएगा। ना तो अनुच्छेद 6 और ना ही अनुच्छेद 6 और 8 के अधीन हुए नागरिक नहीं समझा जाएगा, यानी नागरिकता छीनने वाला अधिकार हो गया ये। अब चलिए हम अपने अनुच्छेद 10 पर आते हैं। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता के अधिकार कैसे बने रह सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद द्वारा विधि बनाए गए भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी कुछ विधियां बनाई गई हैं, किस वजह से हम भारत के नागरिक या हमारी कुछ अधिकार हैं, नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, उस पर बने रहने के लिए क्या है, तो भारत का नागरिक है। जैसे अगर नहीं बना रहना, जैसे राष्ट्रद्रोह अगर हम किसी ऐसे संलिप्त किसी आतंकवादी या ऐसी किसी घटना में पकड़े जाते हैं तो हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बहुत से कानून हैं जिनके माध्यम से नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है। चलिए आर्टिकल 11 क्या कहता है। 10 हो गया, भारत के हमें नागरिकता के कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन पर हमें अमल करना है, हम जिनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं ना इनसे नीचे। ठीक है, अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अब इसमें आ गया बात कि संसद नागरिकता यानी विनिमय संसद नागरिकता के बारे में कोई नियम बना सकती है, विनिमय विधि बना सकती है। ठीक है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। ठीक है, संसद की शक्ति जो है उसे कम नहीं किया जाएगा नागरिकता के बारे में। नागरिकता पर जो कानून बनाएगी उसको कम नहीं किया जाएगा। ठीक, ये हुआ हमारा नागरिकता के। ठीक है, हमने नागरिकता को पढ़ लिया अच्छे से। कोई कमी रह गई हो तो बताना, ठीक, मैं उसको सोल्व करूँगा कमेंट के माध्यम से। अब ये हुआ हमारा नागरिकता, हमने अच्छे से आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 की चर्चा की। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैंने आपको सोल्व करने की कोशिश की है। अब एक बात और, जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें नागरिकता के संविधान यानी जब हमने अपनाया उससे पहले ही शुरू हो चुके थे। बहुत से आर्टिकल थे जो उस समय उनका प्रावधान यानी प्रारंभ माने जाते हैं। ठीक है, अब हम ये सभी आर्टिकल जब संविधान बना, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय के हैं। अब हम नागरिकता देते थे, अब हम किससे देते हैं, माफ़ कीजिएगा, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, ये हमने कानून लेकर आए, इसके माध्यम से हम अब देश के जो भी बाह्य नागरिक आते हैं, हमारे पड़ोसी देश से जो नागरिक आते हैं, उनको हम इसी नियम के अनुसार नागरिकता देते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा ही हेजिटेशन होता है कभी कभी। ठीक है, अब हम एक बार नागरिकता अधिनियम पढ़ते हैं 1955 में क्या बात लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या लिखा गया था। जब संविधान लागू होने के बाद नागरिकता प्राप्ति, ठीक है, उसके बारे में हम नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें नागरिकता प्राप्ति है संविधान के प्रारंभ के बाद से। ठीक, इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। 1955 के बाद से कौन कौन से संशोधन हुए हैं। 1986, 1992, 2005, ठीक, 2015, एक मिनट माफ, 2015,
और अभी आपने देखा बीते वर्ष CAA और NRC को लेकर देश में बहुत बड़े स्तर पर बवाल हुआ। 2019 में संशोधन किया गया। ये नागरिकता किस आधार पर, उसमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग, उसमें अल्पसंख्यक यानी हिंदू, ये मुस्लिम बहुल आबादी वाले देश हैं हमारे पड़ोसी, ठीक है। 3 देशों की उसमें चर्चा की गई है। तो उसके जो अल्पसंख्यक थे, जो उसका अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको नागरिकता की बात करता है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। कैसे ठीक है, ये CAA। चलिए अब हम एक बार और आगे की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 पर, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 जब लाया गया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, इसे पारित किया गया। जब ये अधिनियम लाया गया तो इसके कोई भी व्यक्ति कितने तरीके से नागरिक बन सकता है भारत का, अब हम इस पर चर्चा। नागरिकता के प्रकार, ठीक है। अब सुनिए, मैं बताना जन्म से, ठीक। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो, यदि उसके माता पिता में से कोई भारत के हों, ठीक है, तो वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये बात है। एक जन्म द्वारा हो गया। उद्भव द्वारा ये एक थोड़ा वैसी टर्म है। उद्भव द्वारा कहते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को ऑरिजिन द्वारा, ठीक है, यानी मुझे नागरिकता कैसे मिलेगी, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी उद्भव द्वारा। अब एक देखिए, एक वाद नहीं, एक ये क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई विदेशी या भारत के ही कोई मूल, भारत से कोई व्यक्ति कहीं विदेश में, जैसे अमेरिका की ओर, अमेरिका जा रहा है, दोनों पति पत्नी, वो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा होने वाला है, यदि इमरजेंसी में उसको प्लेन में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है तो माना जाएगा वो देश से बाहर, तो वो बच्चा किस उसका माना जाएगा, किस देश का माना जाएगा, कुछ ऐसे हो, एक ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा। भारत का जिस देश के उसके माता पिता होंगे, बच्चा उसी देश का माना जाएगा, उसी देश का नागरिक होगा, ठीक। नागरिकता हम कितने प्रकार से ले सकते हैं, एक ये बात और है। अभी पहले हम है ना, ये चले 1955 के आधार पर जन्म से हो गया, उद्भव द्वारा हो गया, रजिस्ट्रेशन द्वारा, एक रजिस्ट्रेशन द्वारा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन द्वारा जो भारत के मूल के लोग हैं या ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष भारत में रहे हों, कम से कम नागरिकता रजिस्ट्रेशन द्वारा जब ली जाएगी, उन्हें कम से कम 5 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है, ठीक है। तो वे पंजीकरण के माध्यम से ले सकते हैं। पंजीकरण के माध्यम से और कैसे, यदि कोई भारत की महिला से कोई बाहर का व्यक्ति, विदेशी से या कोई भी हमारे पड़ोस का कोई भी हो, तो अगर वह विवाह कर लेता है भारत की महिला से, तो वह और उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब देशीकरण के माध्यम से, ठीक है, जब किसी विदेशी का, ठीक है, देशीकरण के लिए आवेदन
स्वीकार कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन माना जाएगा। देशीकरण होता है कोई व्यक्ति जो विदेशी होता है वो भारत की नागरिकता उसे प्राप्त करनी है, तो उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसे क्या क्या, तो उसे किस आधार पर भारत का नागरिक या उसे कैसे। एक तो वह व्यक्ति अच्छे आचरण का हो, ये शर्त हैं उसको नागरिक बनाने के लिए, ठीक है। भारत के संविधान के, भारत के जो जैसे राष्ट्रगान है, वंदे मातरम है, हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, इनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हो, आदर भाव हो, ठीक है। भारत भारत में के संविधान में उल्लिखित किसी एक भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 343, ठीक है, भाषाओं से संबंधित है। भारत के राज्य क्षेत्र में बोले जाने वाली कितनी भाषाएं हैं? 8 भाषाएं। कौन से अनुसूची? अनुसूची 8 में, ठीक है। अनुसूची 8 में लिखा गया है भाषाओं से संबंधित। आप एक बात गौर दीजिएगा, इसमें क्या लिखा गया? भारत के संविधान में उल्लेखित एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी भारत 22 भाषा उनमें से अगर हम अपने देश में 22 भाषाओं में हमने अंग्रेजी को नहीं जोड़ा है। एक बात और आती है कि जब भारत किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेगा, किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेगा, ठीक है, किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेगा तो उस देश के नागरिक भी भारत के नागरिक समझे जाएंगे, ठीक है। उनके लिए प्रावधान करना पड़ेगा उस समय, ठीक। अब हम भारत की नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक। समाप्ति, नागरिक कैसे कैसे भारत से नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। एक तो सबसे पहले वह अपनी स्वेच्छा से त्याग दे कोई व्यक्ति, ठीक है। स्वेच्छा से यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो भारत, ठीक है, अपनी मर्जी से ही त्याग सकता है, तो वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रियवास द्वारा दूसरे देश की नागरिकता, ये मैंने बता दिया, नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वो भी समाप्त हो जाएगी। नागरिकता से वंचित भी किया जा सकता है, यदि नागरिकता से वंचित के कुछ प्रावधान हैं, उनको एक बार मैं चर्चा करूंगा। जब भारत रजिस्ट्रेशन होता है नागरिक बनने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें कुछ त्रुटि या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है, उससे भी आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा। बहुत सारे आधार हैं, एक बार मैं आपको रजिस्ट्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है, जब उसमें झूठी खबर, झूठी सूचना, कपटपूर्ण व्यवहार कोई ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तो वंचित हो, नागरिकता समाप्त हो जाती है। युद्ध के दौरान जब भारत युद्धरत हो तो हमें अपने शत्रुओं की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो वह देशद्रोही कहलाएगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत के संविधान का निरादर करने पर, ठीक है, संविधान हमारी सर्वोच्च मूल प्रति है, तो उसका निरादर करने पर भी, अब सभी को पता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, और कहीं कहीं पर दोहरी नागरिकता है, कहीं कहीं पर तिहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक संघ है, फेडरल सिस्टम है वहाँ पर, मैंने कल बताया था आपको फेडरल सिस्टम के बारे में, ठीक है। और उसके राज्य यानी उसके अलग अलग देशों की अलग से नागरिकता लेनी पड़ती है, जिस देश में, जिस राज्य में वे रह रहे हैं। स्विट्जरलैंड में आपको देश की अलग लेनी पड़ेगी, राज्य की अलग लेनी पड़ेगी, और स्थानीय यानी क्षेत्रीय, जहाँ वो जिस निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं उसकी अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने नागरिकता के कुछ ये पार्ट थे।
अब कुछ नागरिकता में के जो अधिकार हैं, कुछ समानताएं हैं। देखिए, विदेशियों को भी कुछ हम मूल अधिकार प्राप्त हैं और नागरिकों को भी कुछ, दोनों को समान है। सिर्फ भारतीयों को जो सिर्फ भारतीयों के लिए, भारतीयों को नागरिकता, भारतीयों के मूल अधिकार, सॉरी नागरिकता से नहीं, भारतीयों के मूल अधिकार याद करें 15, ये सिर्फ भारतीयों को है। 15, 16, बीच में एक 19 है और 29, 30, ये सिर्फ भारतीयों को हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ भारतीयों को, केवल नागरिकों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। एक ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। कभी भी किसी भी उससे हमें हर तरफ से तैयार रहना है। मैंने अब आपको क्या क्या बता दिया है, नागरिकता के बारे में बता दिया है, किसी वजह से समाप्त हो सकती है, कैसे वंचित किया जा सकता है, अधिग्रहण क्षेत्र के बारे में नागरिकता, ठीक है। और हम भारत नागरिक कैसे, किस आधार पर नागरिक बन सकते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में क्या क्या बातें थी, ठीक, ये नागरिकता से जुड़े हुए थी। ये हुई हमारी यहाँ पर नागरिकता से जुड़ी हुई चर्चा समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ऐसे ही टॉपिक पर मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। बहुत जल्द मैं भारतीय इतिहास की भी कक्षा की एक बृहद सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं अपनी चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।